नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी। हम लोग पढ़ रहे थे समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी। उसमें हमने 2 एक्सरसाइज कर ली थी। आज हम तीसरी एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे, उसके प्रश्न करेंगे, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके भी बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक करते रहिए, अपने जानने वालों के साथ उसे शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। लगातार आपके विषय से संबंधित, आपकी कक्षा से संबंधित सभी वीडियोस आपकी यहाँ पर उपलब्ध हैं और आगे भी आपको मिलती रहें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आते हैं हम टॉपिक पर, अपने समुच्चय सिद्धांत पर। इसमें आगे का टॉपिक है आपका उपसमुच्चय। जैसे हमने समुच्चय पढ़ा था, उपसमुच्चय नाम से ही पता चल रहा है, उपसमुच्चय। ठीक है, जैसे एक अधिकारी होता है, उसका उप अधिकारी, उप अधिकारी का मतलब नीचे। अधिकारी के पास ज्यादा पावर्स हैं और जो उसका उप है उसके पास कुछ कम हो जाती हैं, पर उसके जैसी कुछ पावर्स रहती हैं। वही आपका यहाँ पे जो पद है उपसमुच्चय, सबसेट। इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे, उपसमुच्चय बोलते हैं इसे, सबसेट। अब देखिए, हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक कोई सेट है आपके पास, एक सेट हम ले लेते हैं ए। यह है आपके पास ए, बी और सी। एक सेट हम लेके चलते हैं बी, इक्वल सेट यानी कि समान समुच्चय तो आप लोगों ने पढ़े रखे हैं। हम एक बी सेट लेके चल रहे हैं जिसमें आपके पास ए, बी, सी, डी और ई भी हो जाता है। ठीक है, अब आप देखिए, ये तो हो गया आपका अधिकारी, इसके पास कितने सारे अधिकार हैं। ये आपके पास हो गया इसका उप अधिकारी। ठीक है, यानी कि इससे नीचे वाला अधिकारी, इसके पास कुछ अधिकार हैं। ठीक है, पर वे अधिकार भी हैं जो इसके पास थे। इसके पास कुछ ज्यादा अधिकार हैं, ये डी और ई दो ऐसे हो गए जो मेन जो आपका ऑफिसर था उसके पास तो है, पर जो आपका सब था, उसका सबऑर्डिनेट था या उप था, उसके पास नहीं है। ठीक है, या हम दूसरे शब्दों में लेके कहें कि बी में से हमने कुछ तत्वों का चयन करके, बी के कुछ तत्वों का चयन करके हमने एक नया सेट बना लिया ए। तो ए को कहेंगे आप बी का सबसेट। ठीक है, लिखने का तरीका इसे ए सबसेट हो गया आपके पास ऐसे, यू को लेटा हुआ बनाएंगे बी, ए जो हो गया ये बी का सबसेट हो गया। ठीक है, ये निशान आपका होता है प्रॉपर सबसेट के लिए, उचित उपसमुच्चय के लिए। यदि स्थिति ये हो जाती है कि ये डी और ई इसमें ना हो, ए में भी आपके पास वही है जो बी में है आपके पास, यहाँ पर आपके पास समान समुच्चय भी हो जाता है, ये आपका समान हमने पढ़ ही रखा है। तो उस स्थिति में ए सबसेट हो जाएगा बी का और बी सबसेट हो जाएगा ए का। तो उस स्थिति में आपको लिखना पड़ता है फिर इसके नीचे यहाँ पर बराबर का साइन भी लगाना पड़ता है, यानी कि ए सबसेट है आपके पास बी का और एज वेल एज बी सबसेट है आपके पास ए का। तो ऐसी स्थिति में समान वाली स्थिति भी आपकी उत्पन्न हो जाती है। तो तब हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर आपका ये संभव हो कि ए बी के बराबर भी हो सकता है और ए बी का सबसेट भी हो सकता है, तब ये साइन आप इस्तेमाल करेंगे। पर यहाँ पर आपके सिलेबस में केवल प्रॉपर सबसेट है, जिसे आप अधिसमुच्चय भी बोलते हैं, उचित उपसमुच्चय भी बोलते हैं। ठीक है, और प्रॉपर सबसेट भी बोलते हैं। हम यहाँ पर केवल प्रॉपर सबसेट की ही बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसेट आपकी समझ में आ गया होगा, यानी कि बड़ी सीधी सी बात यह है कि बी तो आपका कुनबा हो गया, पूरा परिवार हुआ, और उसमें से एक छोटा सा परिवार जो अलग टूट के निकल गया वो उसका उपसमुच्चय हो गया, यानी कि कुछ सदस्य उस परिवार के निकल के एक अलग परिवार उन्होंने बना लिया है, तो वो तो उसी परिवार के मेंबर। जैसे आपको मैं एक उदाहरण दूं कि एक कोई मोहल्ला है, उस मोहल्ले का समुच्चय, उस मोहल्ले में मान लीजिए आपके पास 100 आदमी हैं कुल मिला के, तो आप उनका समुच्चय बना सकते हैं। अब उस मोहल्ले के एक परिवार का समुच्चय बनाइए, तो उस परिवार में मान लीजिए 5 या 6 आदमी हैं, तो उनका आप समुच्चय बनाएंगे।
तो वो जो परिवार का समुच्चय है वो है तो उस मोहल्ले के ही अंदर, तो यानी कि जो व्यक्ति उस मोहल्ले में थे वही उस परिवार में भी है आपके, तो वो उसका उपसमुच्चय कहलाएगा। ऐसे ही आपका मान लीजिए कहा जाए कि आपके पूरे स्कूल के विद्यार्थियों का समुच्चय बनाइए, तो जितने भी आपके स्कूल में विद्यार्थी हैं 500, 700, 1000 जो भी कुछ है उनका इन्हें एक सेट बना लिया। फिर आपको कहा जाए कि आप 11वीं कक्षा के एक समुच्चय बनाइए 11वीं कक्षा का, तो 11वीं कक्षा का जो समुच्चय है उसमें वही तो विद्यार्थी आएंगे जो आपके स्कूल के विद्यार्थियों का समुच्चय बनाया गया होगा। तो 11वीं कक्षा का समुच्चय जो आपने बनाया है वो आपके स्कूल के समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाएगा, और लिखने का तरीका है ये सबसेट लिखने का तरीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यदि कोई आपका सेट दिया गया है तो आप उसके कितने सबसेट बना सकते हैं। चलिए हम एक उदाहरण लेके चलते हैं। देखिए मान लीजिए आपको अगर ए दे रखा है और ए आपका एक सिंगलटन सेट है, एकल समुच्चय है। एकल समुच्चय क्या होता है? जिसमें केवल एक ही तत्व होता है उसे बोलते हैं एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट, जिसके पास केवल एक ही अवयव है या एक ही सदस्य है। ठीक, हम इसकी बात करते हैं। आप इसके कितने सबसेट बना सकते हैं? सबसे पहला सबसेट होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि हवा सबके अंदर भरी हुई है, यानी कि 5 खाली जो है आपका वो सबके पास होगा। इसके हम उपसमुच्चय लिखना चाह रहे हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा 5, ये सबका सबसेट होगा, यानी कि सबका उपसमुच्चय होगा। चाहे आप कोई भी सेट ले लीजिए, सबके अंदर जब उपसमुच्चय आप उसका बनाएंगे तो 5 जरूर होगा, यानी कि खाली स्थान जरूर होगा। फिर क्योंकि सिंगलटन है, एक ही है, तो इसे भी आप एक सेट के रूप में लिख सकते हैं। ये भी इसका उपसमुच्चय है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि समान समुच्चय जो होता है वो भी उपसमुच्चय होता है, तो यहाँ इसके 2 सबसेट बनाए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब की बार हम लेके चलते हैं, इसमें 2 एलिमेंट ले लें, ए और बी। अब कितने सबसेट इसके बनाए जा सकते हैं? तो उपसमुच्चयों की संख्या देखिए कितने बन जाएंगे इसके। सबसे पहले मैंने आपको कहा क्या बनेगा 5। ठीक, फिर ए को लेकर एक समुच्चय बनाया जा सकता है, इसी तरीके से बी को लेकर भी एक समुच्चय बनाया जा सकता है, और इसी तरीके से ए बी को लेकर तो बनाया जा सकता है, यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट है, समान है, वो तो बनेगा ही बनेगा। तो अब कितने हो गए यहाँ पर? आपके 4 उपसमुच्चय हो गए। इसी तरीके से अगर 3 एलिमेंट दिया गया है आपको, तो आप उसके 8 उपसमुच्चय बना सकते हैं। चलिए 3 तक तो बात सही है। अगर 4 दे दिए जाए तो अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, चलिए अब पहले 3 वाले की बात करते हैं। अगर ए आपको दे दिया जाए, ए बी और सी, बनाना शुरू कीजिए। सबसे पहला कौन हुआ 5, फिर एक एक को लेकर बनाते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक, अब 2 को लेकर बनाए जा सकते हैं। ए बी हो गया, बी सी हो गया और ए सी हो गया। ठीक है, 2 को लेकर भी हमने बना दिए। अब 3 को लेकर एज इट इज आपका बन ही जाएगा ए बी सी। तो गिनती अगर हम करके देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 उपसमुच्चय आपके बन गए। तो अब मैंने आपको कहा दिक्कत कहाँ आने वाली है, यदि संख्या ज्यादा दे दी जाए। यदि ए के अंदर मैं कहूँ कि 10 एलिमेंट है इसी तरीके से और उनके उपसमुच्चय बनाइए, तो अब आपको थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बना सकते हैं आप, पर थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब उसके लिए है हमारे पास कि कितने सबसेट उसके किसी भी सेट के बनाए जा सकते हैं। तो उसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। आपने यहां पर देख भी लिया, यदि ए के पास 1 एलिमेंट था तो 2 बने, अगर ए के पास 2 एलिमेंट था तो 4 बन गए, और ए के पास यदि 3 एलिमेंट थे तो
8 उप समुच्चय उसके बन गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर एक सेट आपको ए दे रखा है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मान लीजिए n दे रखे हैं, स्मॉल n से ही हम डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट आपको n दे रखे हैं, तो उप समुच्चयों की संख्या वो आपकी निकाली जा सकती है 2 की घात n से। जितने भी उसके अंदर एलिमेंट है 2 की घात में रख दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं अभी अभी सिंगलटन सेट किया जिसके पास एक सदस्य था, तो उसके कितने उप समुच्चय बने थे हमारे पास 2, 2 की घात 1 करके देखिए 2 ही आ रहा है। अगर उसके पास 2 अवयव थे, 2 एलिमेंट थे, तो 2 की घात 2, आपने देखा 4 ही उप समुच्चय उसके बने, 5 a b और a b। इसी तरीके से जब 3 वाला हमने लिया, 3 अवयव वाला सेट लिया, उसके 8 बने, तो 2 की घात 3 देखिए कितना आता है, 8 ही आता है। अगर 2 की घात 10 है उसके पास, जैसे भी मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था कि a के पास 10 अवयव होते हैं, तो अगर 2 की घात 10 आप करें तो 1024, 2 की घात 10 का मान 1024 होता है, तो उसके 1024 उप समुच्चय बनेंगे। इसी वजह से मैं कह रहा था कि अगर 10 एलिमेंट है उसके पास तो उप समुच्चय लिखना बड़ा भारी हो जाएगा। 1024 देखिए कैसे लिखे जाएंगे, 9 है तो 500 बार आ जाएंगे। तो इस तरीके से 2 की घात के रूप में रख के आप उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं हम घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या है, इसे आप डिनोट करते हैं P से, पावर सेट ऑफ A। किसी भी सेट का पावर सेट लिखने का तरीका है पावर सेट ऑफ A, PA उसे लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें A के सभी उप समुच्चय हों, X such that X A का उप समुच्चय है। ठीक है, तो यानी कि A के आपने जितने भी उप समुच्चय बनाए थे उनका एक समुच्चय बना दिया जाए तो उसका पावर सेट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको कहूं एक सेट ले लिया आपने जिसमें 1 और 2 ये एलिमेंट हैं। अब यदि आप PA निकालना चाहते हैं, पावर सेट ऑफ A निकालना चाहते हैं, तो आप इसके सारे उप समुच्चय इसके अंदर लिखेंगे। सबसे पहला तो कौन है 5, फिर कौन है 1, फिर कौन है 2 और फिर कौन है 1 2। ये सारे सेट आपने लिए और उसका सबका एक सेट बना दिया, तो ये आपका उसका पावर सेट कहलाता है। और पावर सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट वही होते हैं जो उप समुच्चयों की संख्या होती है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि A के अंदर 2 एलिमेंट हैं, 2 तत्व हैं, तो इसके घात समुच्चय के अंदर कितने तत्व होंगे, तो घात समुच्चय के अंदर जितने भी इसके उप समुच्चय बनाए जा सकते थे उतने ही एलिमेंट होंगे, यानी कि 2 की पावर n से ही पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले जा सकते हैं आपके। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। घात समुच्चय आप समझ गए, उप समुच्चय आप समझ गए आप। अब बात करते हैं हम यूनिवर्सल सेट की, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय की। इसे आप बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि जो सेट आपने बनाया है, ठीक है, उसके अवयव आपने कहां से लिए हैं, किस सेट से आपने उसके अवयव लिए हैं। जैसे मैंने अभी कई सेट लिखे आपके, ए मैंने एक सेट लिख दिया A B C, ये कहां से लिए गए हैं। इसका अगर मैं यूनिवर्सल सेट लिखना चाहूं, U लिखना चाहूं, तो U क्या है आपके पास, आपको दिख रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट से आपने लिए हैं जिसमें आपके 26 कैरेक्टर होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या हुआ इसका, A B C और X Y and Z। यहां से आपने ये लिया है, तो आपका जो भी सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट का हमेशा सबसेट होगा। ठीक है, ये आपका वो बड़े वाला परिवार हो गया और जिसमें से एक छोटा सा परिवार भी हमने अलग निकाला है।
ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा हमेशा जो भी सेट आपको दिया जा रहा है। तो आपको यही चयन करना होता है जब भी यूनिवर्सल सेट पूछा जाता है कि आपने ये अवयव, ये एलिमेंट्स कहाँ से उठाए हैं, कहाँ से लिए हैं, वो यूनिवर्सल सेट होता है आपका। अब कॉन्सेप्ट आपके लगभग पूरे हो गए। अब आते हैं आपकी प्रश्नावली पर। उससे प्रश्नावली को करने से पहले हम एक चीज को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसमें, इंटरवल्स को, अंतराल को। देखिए अंतराल को लिखने के अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके दिए जा रहे हैं। आगे आप जब इंटर करने के बाद बीएससी में जाएंगे वहां पर कुछ अलग तरीका मिलेगा आपको इन्हें लिखने का। तो जो तरीका यहाँ पर हमें 11वीं में एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है हम उसी का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास इंटरवल जो होते हैं, अंतराल जो होंगे, अंतराल बोलते हैं आप इसे इंटरवल। ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका बंद और एक आपका खुला। ठीक है, बंद और खुला, या तो वो बंद होगा दोनों तरफ से बंद हो, ठीक है, या वो खुला होगा दोनों तरफ से खुला हुआ हो अंतराल। उसे अभी हम समझेंगे कि ये बंद और खुला क्या है। बंद का मतलब जैसे दरवाजा बंद हो गया, उसी तरीके से यहां पर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम। या फिर आपका आधा बंद आधा खुला भी हो सकता है, एक तरफ से खुला हुआ हो एक तरफ से बंद हो। अब देखिए ये चीज आपने पढ़ रखी है, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूं। हमने पढ़ रखा है कि x जो है वो 7 से छोटा है और 5 से बड़ा है। इसका मतलब अब क्या हुआ आपके पास कि x जो है वो 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा कहां से लेके चले, अगर x बिलोंग्स टू R के है, x एक वास्तविक संख्या है, तो अब तुम्हें नहीं पता 5 से बड़ा है, 5 नहीं है यानी कि उसके पास 5 से बड़ा क्या है, वो 5.1 है या 5.01 है या 5.001 है, वो कौन सी संख्या है। और ये तो आपको पता ही है किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं रखी जा सकती है। मैं अगर कहूं कि इससे जस्ट बड़ा तो 5.1 है, नहीं, 5.1 और 5 के बीच में भी अनंत संख्याएं आती हैं आपकी, तो हमें नहीं पता वो कहां से कहां तक है। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है ओपन इंटरवल। ओपन का मतलब है कि 5 और 7 इसमें नहीं है, पर 5 और 7 के बीच की समस्त संख्याएं इसके अंदर हैं। इसे लिखने के आपके पास दो तरीके हैं ओपन को लिखने के, या तो आप छोटे ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे 5 और 7। ठीक है, ये छोटे ब्रैकेट का मतलब है ये ओपन इंटरवल है आपका, कि 5 और 7 इसमें शामिल नहीं है, 5 और 7 के बीच की समस्त वास्तविक संख्याएं इसके अंदर शामिल है। या आपका दूसरा तरीका है जो मैंने आपको बताया कि हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो ओपन को आप इस तरीके से उल्टा बड़ा ब्रैकेट लगा के शो करेंगे 5 और 7। अब 5 और 7 इसके अंदर नहीं है और इनके बीच की समस्त संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं इसी इंटरवल को लेके। अब मैं कहता हूं कि 5 से बड़ा है या बराबर है x और 7 से जस्ट छोटा है। ठीक है, यानी कि 5 के बराबर। अब की बार 5 इसमें हो सकता है, 5 इसमें है और 7 इसमें नहीं है, और जबकि x बिलोंग्स टू R। ये बात क्लियर हुई। बराबर का चिन्ह लगते ही इसका मतलब क्या हुआ, x जो है 5 के बराबर है या उससे बड़ा है, यानी कि 5 इसमें आ गया आपकी बार, और आ गया है तो इसे आप करेंगे क्लोज, 5 को करेंगे क्लोज, और जो इसमें नहीं है 7 इसमें नहीं है उसे करेंगे आप ओपन। इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप इसे लिख सकते हैं कि 5 को तो आपने क्लोज किया और 7 को आपने ओपन कर दिया। ठीक है, इधर से ये ओपन है, इधर से ये क्लोज हो गया। फिर स्थिति क्या बनती है आपकी कि 5 से तो बड़ा है और 7 के बराबर है या उससे छोटा है, और x बिलोंग्स टू R के। x जो है एक वास्तविक संख्या है। ये तो आपको कुछ भी दिया जा सकता है, यहाँ पे ये नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, ये आपके रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, ये आपके इंटीजर भी हो सकते हैं। तो ये तो आपका सेट है, यूनिवर्सल सेट है जहां से ये इंटरवल लिया जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसे कंसीडर करते हैं। अब की बार 5 इसमें नहीं है पर 7 इसमें आ गया। ठीक, तो 5 की तरफ से अब की बार इसे खुला बनाएंगे और 7 की तरफ से इसे बंद बना दीजिए। ठीक है, ये क्लोज्ड इंटरवल का साइन है और ये आपका ओपन का है। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इधर से इसे ओपन कीजिए 5 को और 7 को आप
क्लोज कर दीजिए। ठीक, इसी पे आते हैं कि यदि दोनों में ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू के या लेस देन इक्वल्स टू के साइन हो तो क्या होगा। अब की बार इसमें 5 भी है और 7 भी है, तो दोनों तरफ से x बिलोंग्स टू r, तो दोनों तरफ से अब की बार ये बंद हो गया 5 और 7। इसका मतलब 5 और 7 भी इसके अंदर है, 5 और 7 तो है ही x के बराबर, और इनके बीच की जितनी भी समस्त संख्याएं होंगी आपकी वो भी x के बराबर हैं। ठीक है, और लिखने का तरीका इसका ये हो ही गया है आपका। तो ये आपके इंटरवल लिखने के तरीके हैं, इन्हें आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि इंटरवल्स का मतलब क्या होता है, ओपन का मतलब क्या है। ओपन का मतलब हो गया जिस तरफ से भी ओपन है वो नंबर उस इंटरवल के अंदर नहीं है, उससे जस्ट बड़ा जो भी नंबर आपका होगा वो उस इंटरवल के अंदर होगा। ठीक है, और क्लोज का मतलब क्या है कि वो नंबर जिधर से वो क्लोज है वो भी उस इंटरवल के अंदर होगा, और उससे बड़े या छोटे जिधर से भी वो क्लोज है आपका वे सारे नंबर भी उस इंटरवल के अंदर होंगे। ठीक है, तो ये इंटरवल लिखने का तरीका है, और इंटरवल को वापस इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। तो इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम प्रश्नावली पर। सबसेट हमने इसमें पढ़ लिया, नंबर ऑफ सबसेट निकालने हमने इसमें पढ़ लिए, पावर सेट घात समुच्चय हमने इसमें पढ़ लिया, सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट इसमें हमने पढ़ लिया, और इंटरवल्स हमने इसमें पढ़ लिए। अब इस पर बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज है उस पर चलते हैं। देखिए, पहला ही प्रश्न आपको दे रखा है एक्सरसाइज 1.3 में, आपको दे रखा है 2 3 4 2 3 4। ये आपका एक सेल दे रखा है, बीच में आपको रिक्त स्थान दे रखा है, और फिर आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। तो अब आप देख रहे हैं बीच में खाली स्थान है, ये सबसेट है या सबसेट नहीं है वो साइन आपको इसमें लगाना है। तो अब आप देख रहे हैं कि 2 3 4, इसके पास भी 2 3 4 थे, तो इसी के तो ये 3 एलिमेंट लेके एक ही बनाया गया है, तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये इसका एक सबसेट होगा। ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट इसके पास डिफर हो जाता जो उसके पास नहीं था, मान लीजिए यहाँ पर 7 आ जाता है इसके अंदर, 7 हम लिख दें, तो अब 7 इसके पास है और इसके पास नहीं है, तो ये आपका सबसेट नहीं रहता फिर आपका। तो ये आपको ध्यान देना है कि एग्जैक्ट ये एलिमेंट इसके पास जरूर होने चाहिए, इसके पास एक्स्ट्रा चाहे कुछ भी है। इसी तरीके से इसमें फिर सेकंड आपको दे रखा है, सेकंड में आपको दे रखा है ए बी सी, ए बी एंड सी, बीच में वही रिक्त स्थान है, और बी सी डी, बी सी और डी। अब ध्यान दीजिए बी और सी तो दोनों के पास है, पर इसके पास ए एक ऐसा अतिरिक्त एलिमेंट है जो उसमें से नहीं लिया गया है, कहीं से अलग है, उसके पास जो भी है होने दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा सबसेट नॉट का साइन। इसी तरीके से इसमें थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड में आपको दे रखा है एक्स, एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, फिर एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ये उदाहरण मैं आपको बता भी चुका हूं। ठीक है, तो ये आपका सबसेट का साइन इसके बीच में प्रयोग करेंगे। फोर्थ में एक्स सच दैट एक्स किसी समतल पर स्थित एक वृत्त है, एक प्लेन में, कागज ले लीजिए आप, या ये बोर्ड ही आपका एक प्लेन है, इस पर स्थित एक वृत्त है। आगे आपको दे रखा है दूसरा शब्द दे रखा है एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। वहां पे देखिए क्या है वहां पे आपको समतल में वृत्त तो दिया गया है, ठीक, पर उसकी त्रिज्या डिफाइन नहीं करी गई है। तो त्रिज्या वो कुछ भी हो सकती है, आपको कोई भी वृत्त आपका हो सकता है, वो इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। पर यहाँ पर जो सेकंड है आपका, इसमें आपको डिफाइन कर दिया गया है कि x समतल समान समतल में, यानी कि उसी समतल में एक वृत्त है आपका जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, यानी कि यूनिट है। तो वो तो आपकी निश्चित हो गई, ठीक। और वो जो आपने वृत्त बनाया है आपका पहला, वो कितनी भी त्रिज्या का हो सकता है, तो यहां पर आपका ये इसका सबसेट नहीं होगा।
नोट सबसेट का आप साइन यूज करेंगे। पांचवें पर आइए, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। कोई भी त्रिभुज हो सकता है, वो समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो सकता है। फिर कहा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो आयत में और त्रिभुज में तो कोई संबंध नहीं बन रहा है, उसमें साइड में सारे त्रिभुज हैं अलग अलग प्रकार के, और इसके अंदर आयत हैं आपके वो अलग अलग प्रकार के हैं जिनकी भुजाएं अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर भी सबसेट नोट का साइन आएगा क्योंकि विभिन्न आकृतियां हैं। सातवें में आते हैं आपके पास, सातवें में आपको दे रखा है एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। सम है और प्राकृत है, 2 4 6 8 10, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब इसमें नेगेटिव भी हो गए, पॉजिटिव भी हो गए और वे भी हो गए, यानी कि 2 4 6 8 10 में भी तो पूर्णांक ही थे, धन पूर्णांक थे वे सारे के सारे, तो वे भी इसके पास हैं। इसका मतलब ये एक सबसेट होगा। सम धन पूर्णांक, सम प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो सम धन पूर्णांकों के ही समान होती हैं। तो इधर अगर आपको पूर्णांक दे रखे हैं तो उसमें सम भी है, विषम भी है, सभी प्रकार के पूर्णांक उसमें आ गए, तो ये उसका एक सबसेट हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है, आप इसे लिखकर भी वेरीफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न भी इसी तरीके से ट्रू फॉल्स वाला है, आपको देखना है ध्यान से। आपको दे रखा है कि जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। पहले में आपको दे रखा है कि बाएं साइड में आपको एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है ए और बी, फिर क्या रखा है सबसेट नहीं है। राइट साइड में आपको दे रखा है बी सी ए। देखते हैं, देखिए आपको दे रखा है इसमें एक सेट दे रखा है ए और बी, स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि ये असत्य है, पर हम दिखाते हैं आपको कि ये असत्य क्यों है। सबसेट नोट का साइन दे रखा है इसमें बीच में, और इधर आपको एलिमेंट दे रखे हैं बी सी और ए। अब देखिए ए इसके पास है, ए इसके भी पास है, बी इसके पास है, बी इसके भी पास है, इसके पास एक्स्ट्रा है, कुछ भी होने दीजिए, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे था कि जो दो एलिमेंट इसके पास है वो इसके भी पास है या नहीं है, हैं? तो इसका मतलब ये इसका एक सबसेट होता है। पर यहाँ तो साइन लगा हुआ है सबसेट नोट का, तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने गलत लिख रखा है या असत्य है। क्लियर है? इस तरीके से आगे के प्रश्नों को हम वेरीफाई करते हैं। आगे दे रखा है सेकंड पार्ट में, ये तो फर्स्ट था आपका, सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है लेफ्ट साइड में ए और ई, और फिर राइट साइड में आपको दे रखा है इसमें अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, आपको पता है ये ए ई आई ओ यू, ये होते हैं आपके ए और ई, इसमें भी है, इसमें भी है, सबसेट का साइन है बीच में, और इन्होंने भी सबसेट का ही लगा रखा है, इसका मतलब ये सत्य है। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। थर्ड में लेफ्ट में आपको दे रखा है 1 2 3, और राइट में आपको दे रखा है 1 3 5। लेफ्ट में जो 2 है वो गायब है, राइट में नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका सबसेट नहीं होगा, असत्य है ये आपका। चौथे पार्ट पे आते हैं, लेफ्ट में आपको ए दे रखा है और राइट में आपको ए बी सी दे रखा है, तो ए इसके पास है, इसका मतलब ये सबसेट है। फिर आपको कह रखा है पांचवें पार्ट में देखिए इसे समझिएगा, पांचवें पार्ट में इन्होंने कहा है ए बिलोंग्स टू, यानी कि एक अवयव है इसका ए बी और सी का। गलत है, अवयव तो तब लिखा जाता अगर ये इसके पास ना होता, ठीक है, पर ये तो खुद में एक सेट हो गया, तो सेट यहां पर एक सबसेट का साइन आना चाहिए था, ना कि बिलोंग्स का आना चाहिए था। हाँ, अगर ये पावर सेट होता इधर, ठीक है, ये पावर सेट दे रखा होता इसका, तो पावर सेट के अंदर निश्चित रूप से ये सेट इंक्लूड होता आपका, तब ये आप एलिमेंट का साइन लगा सकते थे, पर यहाँ तो पावर सेट नहीं है, यहाँ तो केवल सेट आपको दे रखा है, तो ये आपके पास क्या हो गया, असत्य हो गया, या गलत साइन इन्होंने इस्तेमाल किया है। जहां सबसेट का साइन होना था वहां पर बिलोंग्स का साइन यूज किया है इन्होंने। नेक्स्ट में आते हैं x such that x संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 हो गए। 6 से कम सम क्या रखा है इसमें, तो उनमें से अब हमें सम संख्याएं छांटनी है, तो कौन कौन हो गए, 2 और 4। 6 से कम सम प्राकृतिक संख्याएं हो गई 2 और 4। अब ये कह रहा है x such that
x राइट साइड में जो दे रखा है एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है, जो संख्या 36 को विभाजित करेगी, एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है। तो 36 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याएं एक भी होती है, दो भी होती है, तीन भी होती है, चार भी होती है, ठीक है ना। इसी तरीके से फिर 6 हो जाएगी। तो ये संख्याएं होंगी। अब अगर इसे आप रोस्टर मेथड में लिखे छठे पार्ट को, इसके इधर आपको दे रखा है 6 से कम सम प्राकृतिक संख्याएं, तो हम इसे रोस्टर मेथड में लिखते हैं 6 से कम सम प्राकृतिक संख्याएं 2 और 4 हो गई आपके पास। अब देखिए x एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो 36 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याएं 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, ठीक है। और आगे बढ़ते चले जाइए। इसी तरीके से आप प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं जो 36 को काट सकती हैं। आगे भी जो होंगी आपकी 9 हो गई। अब आपको देखना है 2 और 4, 2 और 4 इसके पास है, इसका मतलब सबसेट का जो साइन इन्होंने लगा रखा था वो सही है आपका, ये सत्य हो जाएगा आपका। तो ये आपके सत्य और असत्य पर आधारित प्रश्न थे। आते हैं प्रश्न नंबर 3 में। 3 में भी इसी तरीके से आपको छांटना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, और गलत है तो क्यों है, ये भी आपको इसमें बताना है। तीसरे प्रश्न में आपको एक सेट दे रखा है A। इसे थोड़ा सा पहले हम डिफाइन करते हैं। इसमें है 1, 2 और यहाँ पर एक एलिमेंट आपको दे रखा है जिसके बीच में 3 और 4, ठीक है, 5। मैंने अभी बोला ये एक एलिमेंट है, इसका ये एक तत्व है। ये खुद में एक सेट हो सकता है 3 और 4, 3 और 4 इकट्ठे चलेंगे, पर 3 और 4 अलग अलग नहीं कर सकते हो आप इसके, ठीक है ना। ये एक सेट है आपका, पर ये सेट A का एक एलिमेंट है, सबसेट नहीं है, ठीक है। सबसेट तब हो सकता है जब इसके ऊपर फिर से एक ही मंडला ब्रैकेट लगा देते हैं, तब इसका सबसेट बनेगा। अभी ये फिलहाल इसका एक एलिमेंट है, यानी कि बिलोंग्स टू है इससे 3, 4 और ब्रैकेट के अंदर ये बिलोंग्स टू ए है, कि इसका सबसेट नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न वही आ गया इसमें, फर्स्ट जो हमने आपको डेफिनेशन दी है कि 3 और 4 ये क्या है, ये इसका एक एलिमेंट है, यानी कि ये आना चाहिए था बिलोंग्स टू ए, पर इन्होंने क्या दे दिया कि ये इसका सबसेट है। तो सत्य तो आपका ये है, सबसेट नहीं है। तो रीजन में आपको यही लिखना है, क्योंकि 3, 4 बिलोंग्स टू ए का एक अवयव है, अतः ए का एक अवयव है, ठीक। अतः 3, 4 सबसेट ए का असत्य है। मैंने कहा ये सबसेट कब हो सकता था, 3, 4 ये इसका सबसेट कब हो सकता है, क्योंकि फिलहाल तो ये एलिमेंट है। एलिमेंट को सबसेट में बदलने के लिए आपको फिर से इस पे ये लगाना पड़ता, अब ये इसका सबसेट हो जाता, ठीक है। समझ में आई बात। जैसे कि मैं अगर एक को लेके चलूं, एक फिलहाल इसका एलिमेंट है ए का, यानी कि एक जो है वो बिलोंग्स टू ए है, परंतु अगर इसके ऊपर ये लगा दिया जाए तो अब ये बिलोंग्स टू नहीं रहेगा, अब ये इसका सबसेट हो गया ए का। क्लियर है ना ये बात। तो इसी तरीके से ये इसका एक अवयव था, और अवयव के ऊपर अगर आपने ये लगा दिया तब ये इसका सबसेट बनता, अब ये इसका सबसेट नहीं है, अभी तो ये बिलोंग्स टू का साइन आना चाहिए था। सेकंड में आपको दे रखा है ये सत्य है, जो बात अभी हमने कही है वो यहाँ पे आ गई, तो ये सत्य है। फिर थर्ड में देखिए ये बात आ गई निकल के सामने, तो ये भी आपके पास सत्य है। फिर फोर्थ में ये बात आ गई आपके सामने, ये सत्य है आपके पास, 1 बिलोंग्स टू ए के। फिर कहा गया 1 सबसेट है ए का, 5वां गलत हो गया। अगर मैं इसको 1 को सबसेट ले लेता है ए का, तो वो गलत है, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू ए है, 1 ए का एक अवयव है। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न छांटने हैं इसमें से। 9th में देखिए, इसी का 9th पार्ट देखिए, 5 बिलोंग्स टू ए के, गलत है। 9th पार्ट की हम बात कर रहे हैं, 5 बिलोंग्स टू ए के, क्योंकि हमने तो अभी जब सबसेट निकाले थे तो 5 क्या था, इसका एक सबसेट था। 5 हमेशा हर किसी सेट का सबसेट होता है, बिलोंग्स नहीं करता उससे, ठीक है।
बिलोंग तो उसके अवयव करेंगे, उससे सबसेट नहीं। सबसेट को तो आपको सबसेट के रूप में लिखना पड़ेगा। तो 90 में जो बिलोंग्स टू साइन लगा रखा है ये आपका असत्य है या सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के तीसरे प्रश्न को आप खुद करेंगे पूरा। चौथे प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। ये देखिए मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट बताया था तब आपको लिखवा दिया था, फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी करवा दिया था आपको, थर्ड भी आपको मैंने करवा दिया था। फोर्थ देखिए, फाई का उप समुच्चय केवल फाई ही रहेगा। फाई कौन है? जिसके पास कोई तत्व नहीं है, तो उसका उप समुच्चय कौन रहेगा? केवल फाई ही रहेगा। और अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू भी निकालना चाहते हैं तो फाई के पास कितने एलिमेंट है? 0 है, और 2 की घात 0 करेंगे तो वो एक ही आएगा, यानी कि एक ही उप समुच्चय उसका होगा। और कौन होगा? वो फाई होगा। तो ये उप समुच्चय निकालने वाला प्रश्न मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट कराया था उसमें आप लोग कर चुके थे। तो आप इनके उप समुच्चय निकाल सकते हैं और गिनती करके ये देख सकते हैं कि आपने सही निकाला है या नहीं, 2 की घात में करके। जैसे कि पहले में आपके पास एक ही एलिमेंट है तो 2 की घात 1 करके देखिए, 2 आएगा तो 2 ही इसके उप समुच्चय बन सकते हैं। कौन कौन? फाई और ए। जैसे ही हमने ये वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था उसमें ये करवाए हुए हैं प्रश्न। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। पांचवें प्रश्न में आपको कहा गया है कि पावर सेट ऑफ ए में, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए निकालना है आपको, जबकि ए आपको दे रखा है इक्वल टू किसके? 5 के। ठीक है, ए में कितने अवयव हैं? 0, कोई अवयव इसके अंदर नहीं है। तो पावर सेट ऑफ नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए के कितने आएंगे? 2 की घात 0 यानी कि 1, और 1 कौन होगा? वो केवल 5 ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। देखिए इसको भी अभी अभी हमने करा था, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया भी था। तो इसे हम अंतराल के रूप में लिखते हैं। पहले आपको दे रखा है x x बिलोंग्स टू r के, और x जो है -4 से तो बड़ा है और 6 से छोटा है या बराबर है। तो इसे जब अंतराल के रूप में हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? -4 की तरफ से तो ओपन रखेंगे क्योंकि इधर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन साइन यूज किया गया है, इधर आपके पास लेस देन इक्वल टू साइन यूज करा गया है, इक्वल आ गया है, तो इस तरफ से आपको इसे क्लोज बनाना पड़ेगा, बंद बनाना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट था आपका, सेकंड को देखते हैं। सेकंड में आपको दे रखा है x जो है -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है। तो दोनों तरफ स्ट्रिक्टली है, इक्वल्स का यूज नहीं है, तो दोनों तरफ से ही आपका ओपन रहेगा, -12 और -10। इसी तरीके से थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है कि x सच दैट 0 से बड़ा है या बराबर है x आपका, और 7 से स्ट्रिक्टली छोटा है। तो 0 की तरफ को तो आपको क्लोज लगाना है, बंद वाला लगाना है क्योंकि वस्तु वाला आ गया इसकी तरफ, और 7 की तरफ से आपको ओपन रखना है। इस तरीके से आप इन इंटरवल्स को बना सकते हैं। और चौथा पार्ट जो इसका है वो आपका क्लोज्ड है। इसमें आपको दे रखा है कि 3 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू और 4 से लेस देन इक्वल्स टू है, तो दोनों ही तरफ से ये आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और सातवें प्रश्न में इसका उल्टा आपको करना है। सातवां भी करते हैं, चलिए एक दो प्रश्न इसके। सातवें में आपको दे रखा है सातवें प्रश्न में इंटरवल आपको दे रखा है -3 और 0, दोनों ही तरफ से ये ओपन है आपका। ओपन है तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली साइन आपके यूज होंगे, इक्वल साइन का यूज आप नहीं करेंगे। तो लिखने का तरीका वही x सच दैट x बिलोंग्स टू किसके? r के, जहां पर -3 से स्ट्रिक्टली बड़ा है x और 0 से छोटा है स्ट्रिक्टली वही इक्वल टू का साइन का यूज आप नहीं करेंगे। इसी तरीके से आपको दे रखा है 6 और 12 सेकंड पार्ट में, 6 और 12 दोनों तरफ से आपको क्लोज दे रखा है, तो दोनों तरफ से क्लोज है, तो दोनों तरफ ही आप इक्वल्स टू का यूज करेंगे। x
सच दैट x बिलोंग्स टू R के, जहां पर 6 से बड़ा है या बराबर है x और 12 से छोटा है या बराबर है आपका x, इस तरीके से। ठीक है, जब भी ये आपका यूज हो ये वाला ब्रैकेट, तब आप वहां पे इक्वल्स टू का भी यूज करेंगे। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी के 2 पार्ट आप लोग खुद करिएगा। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। जो मैंने आपको सार्वत्रिक समुच्चय बताया था कि आपको इमेजिन करना है कि ये जो इस सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे ये कहां से उठाए गए होंगे। ठीक है, चलिए करते हैं 8वें प्रश्न को। देखिए इसके आंसर आपके अलग अलग भी हो सकते हैं। अलग अलग का मतलब है कि सार्वत्रिक समुच्चय मेरी सोच कुछ और है कि मैंने कहां से उठाए हैं, दूसरे की सोच कुछ और है। मान लीजिए मैं आपको एलिमेंट देता हूं 1 2 3, 1 2 3 आपको दे दी गए। एक व्यक्ति कहता है कि ये तो आपका प्राकृतिक संख्याओं से लिया गया है, यानी कि इसका सार्वत्रिक समुच्चय जो है वो नेचुरल नंबर्स है, प्राकृतिक संख्या है। दूसरा कहता है नहीं 1 2 3 ये तो पूर्णांक है, ये तो आपका z से लिया गया है, यानी कि पूर्णांकों के समुच्चय से लिया गया है। तीसरा कहता है नहीं ये तो आपकी पूर्ण संख्याओं से यानी कि होल नंबर से लिया गया है। तो इस तरीके से सोच अलग अलग हो सकती है, पर लॉजिक आपका सही होना चाहिए कि वास्तव में वो एलिमेंट्स जो उठाए गए हैं वो वहीं से उठाए गए हों। फर्स्ट पार्ट में इसमें दिया गया है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। फर्स्ट पार्ट में दिया है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। इसका यूनिवर्सल सेट आप क्या बनाएंगे? इसमें केवल समकोण त्रिभुज लिए गए हैं, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। समस्त प्रकार के जितने भी प्रकार के आपके त्रिभुज हैं, चाहे वो समकोण है चाहे वो आपके समकोण नहीं है, वो त्रिभुज हो आपके x such that x एक त्रिभुज है। अभी कैसा भी हो सकता है, इसमें आपके समकोण भी होंगे, न्यूनकोण त्रिभुज भी होंगे, अधिकोण त्रिभुज भी होंगे, सभी प्रकार के त्रिभुज इसमें हमने ले लिया है। तो उसी में से तो समकोण त्रिभुज छांट के अलग बनाया गया होगा, तो ये आपका इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। दूसरा जैसे आपको कह रखा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, तो यहाँ भी त्रिभुजों का ही समुच्चय है। वो त्रिभुज क्या हो सकते हैं? समद्विबाहु भी हो सकते हैं, समबाहु भी हो सकते हैं, विषमबाहु भी हो सकते हैं। तो उसमें से समद्विबाहु छांट के आपने ये सेट बना लिया है, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? वो भी आपके पास यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। ए आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है, सी आपको दे रखा है। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं? देखिए 1 3 5 है पहले में, दूसरे में 2 4 6 है। ठीक, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 हो गया आपके पास। फिर इसमें 0 भी इंक्लूड कर लिया गया है आपने, और 8 भी इंक्लूड कर लिया है, 7 इसमें नहीं है। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक की समस्त संख्याएं आप उठा लीजिए, वो आपका सार्वत्रिक समुच्चय इसका हो जाएगा। वहां से सारी संख्याएं आपको मिल रही है, 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी आपको मिल रहा है, 4 भी आपको मिल रहा है, 5 भी आपको मिल रहा है, 6 भी आपके पास था वो भी आपको मिल रहा है, 8 भी आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से जब आप विचार करते हैं इसके चौथे पार्ट पर, चौथे में देखिए 0 नहीं है। ठीक, और पहले पर यदि आप विचार करते हैं तो पहले में आपके पास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, परंतु 8 नहीं है। सी के पास 8 था, इसके पास 8 नहीं है, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय इसका नहीं हो सकता। सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर में सारे एलिमेंट होने चाहिए जो आपने किसी सेट के अंदर लिए हैं। तो यहाँ पर ए बी और सी के अंदर जो सारे एलिमेंट है वो सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर निश्चित रूप से होने चाहिए। तो यहाँ पर बड़ी सिंपल सा है कि थर्ड पार्ट आपका सही होगा। 0 से लगाकर 10 तक की समस्त संख्याएं आपने ले ली, इनके बीच की संख्याएं उठाकर आपने वो सेट बनाए हैं। सार्वत्रिक समुच्चय के पास अतिरिक्त एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, जो सार्वत्रिक समुच्चय है आपके पास, उसके पास अतिरिक्त एलिमेंट हो सकते हैं। यहां पर देखने का आपका ये भी तरीका है कि ए भी आपका सबसेट होना चाहिए उसका, बी भी आपका सबसेट होना चाहिए उसका, और सी भी उसका सबसेट होना चाहिए। तो ऐसा जो आपका कॉमन सेट इनमें से चारों में से आपको दिखाई दे रहा है वो आपका सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा।
तो ये यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट इसका जो है वो इसका सार्वत्रिक समुच्चय बन रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 क्लियर हो गई, समाप्त हो गई है। अगली वीडियो में फिर हम आगे मिलेंगे, आगे की एक्सरसाइज करेंगे। इसी प्रकार से हम वीडियोस बनाते जाएंगे, आपकी एक्सरसाइज ये कंटिन्यूअसली चलती जाएंगी। इसी वजह से आपको कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस का कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है, और आपकी पढ़ाई रेगुलर चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।